न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं जिसको, और चौथा फोर्स हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो चौथा फोर्स हमारे पास कौन सा था बेटा, वीक फोर्स। इन चारों फोर्स के फीचर्स जो जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको 4 या 5 फंडामेंटल लॉज के बारे में बताऊं, जिन फंडामेंटल लॉज को यूं कहते हो आप, एक टाइप से फिजिक्स को शुरुआत करने का तरीका है। ठीक है, अगर ये चारों फंडामेंटल लॉज हम पढ़ लेते हैं तो ये कहीं पर भी यूज हो सकते हैं। ये चारों फंडामेंटल लॉ कहीं पर भी किसी भी आर्टिकल में जब हमारे को नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इन लॉज का यूज कर लेते हैं। जो ये फंडामेंटल लॉज है, न्यूमेरिकल में भी आपको बहुत हेल्प करते हैं। किसी भी न्यूमेरिकल्स में ये चारों फंडामेंटल लॉज कभी भी अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, वो आपका ब्रेन ब्रेन पे डिपेंड करेगा कि आप कब कौन सा लॉ अप्लाई करते हो। देखो न्यूमेरिकल्स में कभी लिखा नहीं आता कि यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट लगाओ, यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट लगाओ। वो कंसेप्ट तो आपको ऑन द स्पॉट आपको देखना है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, और किसके अकॉर्डिंग किस से मैं कैसे क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ। तो ये सब चीजें आपको तभी समझ में आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, फिजिक्स की थ्योरी समझने की होती है, और फिजिक्स के ऊपर जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस से आते हैं। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतने क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, उतने बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी। ये बात मेरी मान के चलो। ठीक है, चलो अब हम आज के फंडामेंटल लॉज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले लॉज पढ़ाने से पहले एक टर्म है, जो टर्म आपने पढ़ी होगी 9th या 10th क्लास में। मेरे हिसाब से आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा इस वर्ड का मतलब, जिसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। आप लोगों ने मतलब पढ़ा होगा लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इसको डिनोट करते हैं बेटा पी से। पी, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम की अगर हम लोग बात करें तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है। ठीक है, जैसे कोई बॉल है, उसका मास m है, 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम कोई बॉल है। और वो बॉल मान लो किसी वेलोसिटी से चल रही है। कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। फॉर एग्जाम्पल एक बॉल है जिसका मास है 20 किलोग्राम, और ये चल रही है कितने मीटर स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। तो इसके मास का और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ गया, 40। 40 जो होगा वो इसका मोमेंटम होगा, और वो कौन सा मोमेंटम होगा, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम हमारे पास क्या हो गया, लीनियर मोमेंटम को बोलेंगे इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, डिनोट किससे करते हैं लीनियर मोमेंटम को, लीनियर मोमेंटम को डिनोट करते हैं पी से। तो पी की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, एम मल्टीप्लाई बाय वी। ये हमारे पास लीनियर मोमेंटम। ठीक है, क्यों बताया है लीनियर मोमेंटम, क्योंकि पहला जो लॉ है हमारे पास जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम का मीनिंग अगर आपको नहीं पता होगा तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे अप्लाई करोगे, इसलिए पहले मैंने आपको बता दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम में अगर हम बात करें तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट। अगर आप मास को बढ़ाओगे तो भी लीनियर मोमेंटम बढ़ेगा, वेलोसिटी को बढ़ाओगे तो भी लीनियर मोमेंटम बढ़ेगा। ठीक है, अगर इसकी यूनिट की बात करें लीनियर मोमेंटम की यूनिट, तो बेटा मास की यूनिट तो होती है क्या, किलोग्राम, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो लीनियर मोमेंटम की यूनिट क्या हो गई, मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, ये ग्राफ है किस किस के बीच में, लीनियर मोमेंटम के बीच में और मास के बीच में। वेलोसिटी को क्या कर दिया हमने, कांस्टेंट। वेलोसिटी को क्या कर दिया बेटा, कांस्टेंट। अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आप मास को बढ़ाओगे तो लीनियर मोमेंटम बढ़ेगा। जितना ज्यादा मास बढ़ाओगे उतना लीनियर मोमेंटम इंक्रीज होगा। ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है, सेम वेलोसिटी के साथ है। ये पी है, ये हमारे पास वेलोसिटी है। यहाँ पर हम एम को क्या कर रहे हैं बेटा, कांस्टेंट कर रहे हैं। अगर आपका मास कांस्टेंट है तो किसी ऑब्जेक्ट की अगर आप वेलोसिटी को इंक्रीज करोगे तो वेलोसिटी को इंक्रीज करने पर उसका लीनियर मोमेंटम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका ग्राफ भी कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन।
देखो ध्यान से, जैसे जैसे हम वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा लीनियर मोमेंटम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और अगर हम ऐसा कर दें, एक ग्राफ ऐसे भी बना सकते हैं किस किसके बीच में, मास के बीच में और वेलोसिटी के बीच में। हमारे पास पी की वैल्यू क्या है बेटा, कांस्टेंट। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। पी की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है, मतलब मोमेंटम की वैल्यू फिक्स है। मोमेंटम की वैल्यू कांस्टेंट है। अगर आप मास को बढ़ाओगे तो वेलोसिटी को कम होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट। एग्जांपल सुन लो, जैसे मान लो मोमेंटम की जो वैल्यू है फॉर एग्जांपल वो है, अभी आपने निकाली 40 है। मोमेंटम की वैल्यू कितनी है, 40। मास अगर आपके पास 1 है तो वेलोसिटी कितनी है, 40। टोटल कितना आ गया, मोमेंटम 40। मास को अगर आपने 2 कर दिया तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 20। टोटल कितना आ गया, 40। क्लियर है? ऐसे ही मास को अगर आपने 40 कर दिया तो वेलोसिटी कितना करना पड़ेगा, 1। जैसे जैसे देखो आप मास को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, पर मोमेंटम क्या है आपका, कांस्टेंट। तो मास और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ अगर बनाए, मोमेंटम हमारा कांस्टेंट हो तो ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे हो मास की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है? या फिर जैसे जैसे आप वेलोसिटी को कम कर रहे हो मास की वैल्यू क्या होती जा रही है, आपकी इंक्रीज होती जा रही है। तो ये हमारे पास लीनियर मोमेंटम हो गया। लीनियर मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट की मूविंग पावर कैलकुलेट करता है। मूविंग पावर का मतलब, उसको पी का मतलब यहाँ बेसिकली पावर ही होता है, मूविंग पावर। इस पी वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, पी वर्ड का मतलब होता है मूविंग पावर। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका कोई लीनियर मोमेंटम अगर आपको गिवन है, लीनियर मोमेंटम गिवन है तो उसका मतलब उसकी मास और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट आपको गिवन है। आपको ये पता होगा कि मास कितना है और उसका वेलोसिटी कितनी है, उन दोनों का प्रोडक्ट कितना है वो आपको गिवन होगा। ठीक है? तो ये हमारा ग्राफ होगा किस किस के बीच में बेटा, पी और एम के बीच में, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो। ये होगा ग्राफ पी और वी के बीच में, जब मास कांस्टेंट हो। ये ग्राफ हो गया किस किस के बीच में, एम और वी के बीच में, जब हमारे पास क्या चीज कांस्टेंट हो, जब हमारे पास मोमेंटम कांस्टेंट हो। मतलब ये हो गया हमारे पास लीनियर मोमेंटम। अब हम पहला लॉ पढ़ेंगे, पहला फंडामेंटल लॉ। जिस फंडामेंटल लॉ का नाम आप लोगों ने रखा है क्या, जिसका लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या लॉ का नाम है बेटा, फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, पी इक्वल्स टू होती है एम वी। ये हम लोगों ने पढ़ा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है, इसको पहले मैथमेटिकली समझाते हैं, फिर आपको इसको समझाएंगे हम थियोरेटिकली। मैथमेटिकली सुनो, वो ये बोलता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर, कोई हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है? इस ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है, 0 है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो उस ऑब्जेक्ट का ये जो लीनियर मोमेंटम है पी, उस पी की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। पी की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। ये हमारे पास कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या बोलता है कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 है, तो उस ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कैसे लिखेंगे इसको डेफिनेशन में, डेफिनेशन में लिखेंगे कैसे बेटा, इसको इफ द नेट फोर्स ऑन अ ऑब्जेक्ट इज 0। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स कितना हो, 0, देन its linear momentum and its linear momentum remains constant। तब उसका लीनियर मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट। मतलब फोर्स की वैल्यू अगर 0 हो
तो P की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। ये हमको पता था कौन सा लॉ, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। देखो आप लोगों ने 9th क्लास में न्यूटन्स लॉ पढ़े होंगे, मैं ये मानकर चलता हूँ। अगर आपको बेसिक्स 9th के नहीं पता तो एक बार आप 9th क्लास के जो बेसिक्स हैं उनको देख लो। हालांकि इतना डीप नहीं है उसके अंदर, पर आप अगर एक बार देखोगे तो बेसिक्स आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मान लो आपके पास एक बॉल है, एग्जांपल वो बोर्ड पर ही आते हैं। ठीक है बेटा, न्यूटन का लॉ एक बोलता है, देख, ये हमारे पास मान लो एक बॉल है, इसका मास कितना है, 20 किलोग्राम। ठीक है, ये रेस्ट पर है, ये बॉल किस पर है, रेस्ट पर है। तो इसका मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि रेस्ट पर है, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 0। तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, इसका मोमेंटम 0 है। आप इस पर कोई फोर्स मत लगाओ, ये ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट पर ही रहेगा, इसका मोमेंटम हमेशा कितना रहेगा बेटा, 0। ठीक है, और दूसरा, इसी का दूसरा एग्जांपल सुनो। ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है, 20 किलोग्राम। और मान लो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर नहीं है, मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से, 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। मोमेंटम कितना आ गया, पी बराबर 20 गुणा में 1, 20 × 1 कितना हो गया, 20 हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये आ गया। देखो ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास 20 किलोग्राम है, इसकी वेलोसिटी 1 है। हमें पता है इस ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स नहीं लग रहा तो या तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो हमेशा रेस्ट पर रहेगा, और अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हमेशा किस में रहेगा, मोशन में, है ना। तो देखो अभी ये ऑब्जेक्ट, इस पर भी नेट फोर्स कितना है, 0 है। इस पर भी नेट फोर्स कितना है, 0 है। तो ये तो हमेशा किस पर रहेगा, रेस्ट पर। और ये हमेशा किस वेलोसिटी से चलता जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड। मास कितना रहेगा हमें इसका, हमेशा इसका मास 20 रहेगा, और इसकी वेलोसिटी हमेशा कितनी रहेगी, 1। 20 × 1 मोमेंटम इसका हमेशा कितना रहेगा, 20। तो दोनों बात से एक बात समझ में आती है कि अगर किसी एक ऑब्जेक्ट पर, मान लो मैं ही हूं, मेरे पर अगर नेट फोर्स की वैल्यू 0 है, तो मेरा जो लीनियर मोमेंटम है, मतलब मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये बात समझ में आ गई होगी। इसको एक तरीके से और पढ़ लेते हैं। एक डेफिनेशन इसकी और है। भाई फर्स्ट डेफिनेशन तो इसकी क्या हो गई, फर्स्ट डेफिनेशन तो हमने ये लिखी थी, इफ द नेट फोर्स ऑन ए ऑब्जेक्ट, नेट फोर्स ऑन ए ऑब्जेक्ट इज 0, देन इट्स लीनियर मोमेंटम, उसका जो लीनियर मोमेंटम है, रिमेन्स कांस्टेंट। ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। किसी को एक तरीके से और बोल सकते हैं, देखो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स नहीं लग रहा तो उसका मोमेंटम, है ना, उसका मोमेंटम, मान लो कि आपके पास सपोज करो एक बॉक्स है। अभी तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सिंगल ऑब्जेक्ट। अगर सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है, उसके अंदर लार्ज ऑब्जेक्ट है, या बोल सकते हो मैनी ऑब्जेक्ट्स, तब भी क्या अप्लाई कर सकते हो आप, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मैनी ऑब्जेक्ट मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। बहुत सारे तो अब देखो बाद में समझेंगे, पहले दो ऑब्जेक्ट की बात कर लेंगे। मान लो ये आपके पास एक डब्बा है, बॉक्स है। इस बॉक्स में आप लोगों ने दो बॉल रख दी। ठीक है, बॉक्स में कितनी बॉल रख दी, बॉल बेटा दो बॉल। इस बॉल का, पहली वाली बॉल का मोमेंटम P1 है, दूसरी वाली बॉल का मोमेंटम कितना है, P2 है। अगर इस बॉक्स पर, इस बॉल पर P1 और P2 जिसका मोमेंटम है, इन बॉल पर और इन बॉक्स पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, अगर मान लो इन पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स की वैल्यू 0 है, तो इन दोनों की लीनियर मोमेंटम का सम, मतलब P1 प्लस P2 हमेशा क्या रहेगा, हमेशा क्या रहेगा बेटा, समझ रहे हो बात।
कि हमारे पास किसी टू पार्टिकल के लिए, मतलब हमारे पास कोई सिस्टम है और सिस्टम में दो पार्टिकल है और दोनों पार्टिकल पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0। तो दोनों पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम है उस लीनियर मोमेंटम का सम क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट। इसी को बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कैसे डेफिनेशन करेंगे, डेफिनेशन कैसे देंगे इसकी बेटा, इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या रहेगा, ऑन ए सिस्टम, इफ द नेट फोर्स acting on a system of particles, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके पास बहुत सारे पार्टिकल्स हो, 2 4 6 8 10, जितनी आप चाहते हो उतने। अभी मैंने दो एग्जांपल आपको दिया, आपके पास 3 भी हो सकते हैं पार्टिकल, 4 भी हो सकते हैं और बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल। इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑन पार्टिकल इज 0, then linear momentum, then linear momentum, या फिर बोल सकते हैं then sum of linear momentum of system remains constant. Sum of linear momentum of system remains constant. क्लियर है? इसको देखो दोबारा एक और तरीके से कर सकते हैं। ये आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एक पार्टिकल का दो पार्टिकल समझ में आ गया होगा। इसको देखो ढंग से समझते हैं। मान लो बेटा आप लोगों के पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, ये एक सिस्टम है, ये एक मान लो कंटेनर है, इस कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स गैस के हैं। तो हर मॉलिक्यूल्स के पास कुछ ना कुछ मास होगा, हर मॉलिक्यूल की कुछ ना कुछ क्या होगी, वेलोसिटी होगी। और अगर इस कंटेनर पर बाहर से, मान लो इस कंटेनर के अंदर हमने क्या ले ली, गैस, गैस के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स है, सबका लीनियर मोमेंटम है, पहले वाले का P1 है, दूसरे वाले का P2 है, फिर P3 है, फिर P4 है, बहुत सारे पार्टिकल है, nth पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम Pn है। और मैंने बोल दिया कि इस पर नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है, 0, मतलब इस सिस्टम कंटेनर पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बाहर से इस कंटेनर पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस कंटेनर पर अगर नेट फोर्स 0 है तो इस कंटेनर का लीनियर मोमेंटम P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस अप टू सो ऑन Pn, उसकी वैल्यू कितनी रहेगी बेटा, हमेशा कांस्टेंट। इन कंटेनर का लीनियर मोमेंटम का सम, इस कंटेनर का लीनियर मोमेंटम का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब देखो सिंपल, आपको एक डेफिनेशन तो ये समझ में आ गई होगी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 है तो उस ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ये फर्स्ट डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। सेकंड डेफिनेशन में हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 है, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल का जो टोटल मोमेंटम है उन मोमेंटम का सम P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस अप टू सो ऑन Pn, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट। एक डेफिनेशन और है, मतलब एक तरीके से देखो बातें सारी सेम है, जो मैंने पहली डेफिनेशन दी आपको, जो मैंने सेकंड दी, सबका घुमा फिरा के लॉजिकल मतलब एक ही बनता है, पर वो बताने के अलग अलग तरीके है ना। अलग अलग तरीके बताने से आपको क्या होगा, चीजें ज्यादा डिटेल में समझ में आएगी। देखो चाहता तो मैं आपको एक सिंपल डेफिनेशन देकर भी इस आर्टिकल को स्किप कर देता, पर साइंस का मतलब होता है कि चीजों को अलग अलग तरीकों से, अलग अलग नजरियों से देखो और उसको अलग अलग तरीकों से समझो। क्योंकि जितने तरीकों से आप, जितने मेथड से आप किसी चीज को समझोगे, उतने मेथड आपके ब्रेन को वास्ट करेंगे। ब्रेन को वास्ट करना, आपकी सोचने की कैपेबिलिटी बनाना, यही हमारा काम है, यही समझ लो फिजिक्स का या फिर साइंस का काम है। अब ये तो हो गया हमारे पास एन पार्टिकल की टर्म। एक और डेफिनेशन इसके अंदर की, जैसे ये आपको देखो, आपने ये डेफिनेशन 9th क्लास में डेरिवेशन पढ़ा भी होगा इसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में आपने एक इक्वेशन याद करी होगी, आपके टीचर ने जरूर, आपके टीचर ने आपको याद कराई होगी। वो इक्वेशन ये थी m1u1 प्लस m2u2 इजिकल्स टू m1v1 प्लस m2v2। वो क्या चीज है वो देखो जरा ध्यान से। मान लो ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m1,
ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास है हमारे पास m2। दो सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो गए, फर्स्ट पार्टिकल और सेकंड पार्टिकल, दो सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो गए। इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u2। इसका लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा p1, कितना हो जाएगा बेटा m1u1। इसका लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा p2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी m2u2। दोनों को जोड़ दो, क्या हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2। ये लीनियर मोमेंटम आ गया इनिशियल। मतलब अब ये टकराए नहीं दोनों ऑब्जेक्ट, अब ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में टकराएंगे। देखो इन दोनों ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स जीरो है अभी, और अभी ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में टकराए नहीं। m1u1 प्लस m2u2, इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, तो ये क्या बन गया हमारे पास, लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस लीनियर मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं बेटा, टकराएंगे भी। मान लो ये तेज चल रहा है और ये धीरे चल रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों आपस में टकराएंगे। दोनों आपस में टकराएंगे तो टकराने के बाद पहला जिसका मास m1 था उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, मान लो v1। दूसरा जिसका मास m2 था उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v2। ठीक है, दोनों की वेलोसिटी चेंज हो गई। तो अब इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, उसको बोलते हैं p1 डैश, कितना होगा m1 v1। अब इसका मोमेंटम हो जाएगा p2 डैश, कितना हो जाएगा m2 v2। दोनों को जोड़ दो, m1 v1 प्लस m2 v। वो लीनियर मोमेंटम आ गया आफ्टर कोलिजन, ये लीनियर मोमेंटम आ गया बिफोर कोलिजन, और इसी को बोलते हैं ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन of system of particle is equals to the linear moment. Sir, there is a network issue from my side. Aditya Singh, कोई दिक्कत नहीं। Linear momentum before collision is equals to the linear momentum after collision. Collision के बाद linear momentum और collision से पहले linear momentum, उन दोनों का सम हमेशा सेम रहता है। मतलब ये है कि मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं, इसका मोमेंटम सपोज करो 20 है, एग्जाम्पल से समझोगे आप जल्दी। इसका मोमेंटम अगर 20 है और इसका मोमेंटम 10 है, टकराने के बाद इसका मोमेंटम अगर 5 हो जाएगा तो इसका मोमेंटम हो जाएगा आपके पास 25। देखो इन दोनों का सम कितना था, 20 और 10, टोटल कितना हुआ 20 जमा में 10, मोमेंटम कितना हुआ 30। टकरा गए, टकराने के बाद इसका मोमेंटम कितना हो गया 5, उसका कितना हो गया 25, टोटल कितना है 30। तो इनिशियल मोमेंटम, कोलिजन से पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम, दोनों का सम हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसी को भी बोल देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बात समझ में आ गई होगी। डिफाइन कैसे करेंगे हम इसको, देखो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स, इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम is zero, then sum of linear momentum, sum of linear momentum before collision and after collision remains। collision से पहले और collision के बाद मोमेंटम का सम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल, जिस एग्जांपल में आपको परफेक्टली मैं एक्सप्लेन करके दूंगा कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम काम करता है। ठीक है, तो जो पहले देखो, अगर फोर्स की वैल्यू 0 है तो मोमेंटम कांस्टेंट होगा। ये बात समझ में आई, मोमेंटम का मतलब मास इनटू वेलोसिटी, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, कांस्टेंट। ये बात फर्स्ट लोग बताएंगे, अभी बताएंगे। अगर वापस से लिखो फोर्स की वैल्यू 0 है तो
P1 प्लस P2 प्लस so on up to what Pn, इन सबका सम क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट। ये किसके लिए था, सिंगल पार्टिकल के लिए। ये किसके लिए था, मल्टीपल मैनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए। और एक चीज हमने और पढ़ी, हमने इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में, कि अगर फोर्स की वैल्यू कितनी है, जीरो है, तो m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2, मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, वो कांस्टेंट हो। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल यू मान के चलो, आप इस थर्ड वाली सिचुएशन को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, ये तीनों ही जो लो मैंने तीनों ही आपको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख के दिए हैं, ये तीनों ही एक ही बात बताते हैं कि किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम वो डिपेंड करता है फोर्स पर। और अगर फोर्स की वैल्यू जीरो है तो उस पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम बेटा क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, बात समझ में आई। चले आगे, देख एग्जाम्पल सुनो। सपोज करो आपके पास एक गन है। ठीक है, ओके, जैसी बनी है देख लेना। आपके पास एक गन है, इस गन के अंदर मान लो बुलेट है, ये बुलेट। ठीक है, आपने गन से बुलेट को फायर किया तो बुलेट गन से बाहर निकलेगी, क्लियर है। बुलेट आगे की तरफ जाएगी और गन हमारी कहाँ की तरफ आती है, पीछे की तरफ आती है। अभी इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, बिफोर फायरिंग, बिफोर फायरिंग दोनों, बुलेट भी और गन भी, दोनों किस पर है, रेस्ट। दोनों किस पर है, रेस्ट पर। मतलब मान लो गन का मास है mg, बुलेट का मास है mb। mb किसका मास है, बुलेट का। mg किसका मास है, गन का। ठीक है बेटा, दोनों किस पर है, रेस्ट पर। मतलब बुलेट भी रेस्ट पर है, इसकी वेलोसिटी भी जीरो है, इसकी वेलोसिटी भी कितनी है, जीरो। तो मोमेंटम निकालते हैं पहले गन का, है ना। मोमेंटम गन का कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी, कितना हो जाएगा, जीरो। मोमेंटम बुलेट का कितना रहेगा, मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है, जीरो। तो मतलब दोनों ही चीजें रेस्ट पर हैं, दोनों ही रेस्ट पर है फायरिंग से पहले। तो दोनों का मोमेंटम का सम कितना हो गया बेटा, जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन और बुलेट इज टू कितना हो गया, टोटल का सम कितना आ गया, जीरो। ठीक है, इसका मतलब ये होगा जब फायर कर देंगे हम, फायर करने के बाद जब बुलेट आगे जाएगी और जो गन पीछे की तरफ रिकॉइल होती है, जैसे आप बुलेट से फायर करते हो तो गन आपको पीछे की तरफ धकेलती है, बुलेट आपको गन को पीछे की तरफ धकेलती है। ठीक है, तो जो मोमेंटम के बाद, मोमेंटम के बाद जो मोमेंट सॉरी फायरिंग के बाद जो मोमेंटम होगा उसका सम भी किसके बराबर आना चाहिए, जीरो। तो ये तो हो गया हमारे पास बिफोर फायरिंग। अगर हम बात करें आफ्टर फायरिंग, मास तो बुलेट का कितना है, mb, मास गन का कितना है, mg। आफ्टर फायरिंग बुलेट की वेलोसिटी कितनी है, मान लो vb, गन की वेलोसिटी पीछे की तरफ होगी, देखो बुलेट की वेलोसिटी आगे की तरफ होगी, इसको बोल देते हैं vb। गन की वेलोसिटी कहाँ की तरफ होगी, पीछे की तरफ होगी, इसको बोल देते हैं vg। तो vg किसकी वेलोसिटी हो गई बेटा, गन की। इसका मोमेंटम कितना बन गया, ये बन गया mb मल्टीप्लाई बाई vb। इसका मोमेंटम कितना बन गया, mg मल्टीप्लाई बाई vg। ठीक है, दोनों को जोड़ दो, क्या आया, मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू जीरो। यही बात है ना, यही मैंने आपको बताया कि मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। बिफोर फायरिंग, फायरिंग करने से पहले जो मोमेंटम था हमारे पास वो कितना था, जीरो था। तो फायरिंग करने के बाद एम बी वी बी इज इक्वल्स टू एम जी वी जी। फायरिंग करने के बाद इन दोनों के मोमेंटम का सम भी कितना रहेगा, जीरो। ये किसका मोमेंटम आया बेटा, ये मोमेंटम आया बुलेट का। और ये किसका मोमेंटम आया बेटा, ये मोमेंटम आया गन। ठीक है, तो बुलेट का मोमेंटम प्लस गन का मोमेंटम, इनकी वैल्यू कितने बराबर होगी, जीरो के बराबर।
इसका मतलब बुलेट का मोमेंटम किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ पी, गन के मोमेंटम के बराबर। मतलब जितना मोमेंटम आगे की तरफ बुलेट का होगा उतना ही मोमेंटम पीछे की तरफ गन का होगा। अब ध्यान सुनो, बुलेट की मास कम है तो बुलेट के पास वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि मोमेंटम कांस्टेंट रखना है। गन के पास मास ज्यादा है तो गन की पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी कम होती है क्योंकि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट। तो बिफोर फायरिंग मोमेंटम की वैल्यू जीरो, आफ्टर फायरिंग भी मोमेंटम की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। दिस इज कॉल्ड व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसके एग्जांपल आपने नाइन्थ क्लास में पढ़े भी होंगे बहुत सारे, और नाइन्थ क्लास की एक और बुक उठाकर इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को अब और जो नाइन्थ में पढ़ा है तब उनसे कंपेयर करके देखना अब आपने क्या नई चीज सीखी। ठीक है बेटा, तो आज के लिए क्लास यही ऑफ होती है। कोई डाउट हो किसी बच्चे को तो पूछ सकता है, अदरवाइज क्लास यही ओवर होती है।